सेमेस्टर 2 रादर इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली स्टैट्स का आपकी SME2 रादर इसे हम कहते हैं SME2। क्लियर? तो ये यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स में ये करनी। अब रही बात सेमेस्टर 1 में जो आप कैरी ऑन करके आए हैं उसका ये आगे वाला पार्ट, लेकिन उन दोनों पार्ट में एक बेसिक डिफरेंस का ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो आप स्टैट्स करते आ रहे हो सेमेस्टर 1 के अंदर और सेमेस्टर 2 में जो करोगे उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टैट्स 1 में वो स्टैट्स आपकी रादर मैकेनिकल थी और ये स्टैट्स आपकी कंसेप्चुअल होगी। बेसिक डिफरेंस समझिए, तो स्टैट्स आपकी कंप्लीटली बदलने जा रही है। ठीक है, तो एक कंसेप्चुअल स्टैट्स की तरफ आप जा रहे हो, रादर सैम्पलिंग वाला पार्ट कंसेप्चुअल स्टैट्स के अंदर आता है। तो ये यानी कि पहले का स्टैट्स क्या था, मैकेनिकल का क्या मतलब, मैकेनिकल का मतलब एक फॉर्मूला आपने जान लिया, उस पर जो क्वेश्चंस मिले आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अब जो स्टैट्स आपको करना है उसमें हर एक लाइन का मीनिंग है। यदि आपको लाइन समझ में नहीं आई तो जनरली क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, मतलब हर एक टर्म यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये यानी कि यहाँ क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे, लेकिन उनको पढ़ने के बाद उससे जो इन्फॉर्मेशन निकलेंगे वो बहुत छोटे निकलेंगे। क्लियर? मतलब आपका आंसर हार्डली 4-5 लाइनों में ओवर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस बड़े बड़े मिल सकते हैं। हर एक टर्म का एक अपना इंपॉर्टेंस होगा। मतलब आप एक न्यू स्टैट्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बी क्लियर विद दिस वन। अब आइए जरा क्या करना है इसके अंदर उसकी बात कर लें। लिखा है यूनिट नंबर 1 है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जितने भी टर्म्स है जहां से सैम्पलिंग स्टार्ट होती है उन टर्म्स की आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। रादर उसके अंदर जो थ्योरम्स आएंगे उसमें से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वो यहीं आएगा आपका यूनिट नंबर 1 में। ये यानी कि उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर? तो ये यानी कि ये चैप्टर आपकी आई थिंक डिवोर आपकी एज इट इज रीडिंग है तो 5.2 तक आपने कर रखा है। अब ये 5.3 ऑनवर्ड वाला चैप्टर है, तो ये बेसिकली 5.3 है। ठीक है, तो ये यानी कि 5.3 ऑनवर्ड, तो ये यानी कि ये इसके अंदर आएगा। अब उसके बाद एस्टिमेशन वाला चैप्टर जो आपकी होगी, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स इन सबको स्टडी करोगे आपकी। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स होगी रादर चैप्टर नंबर 6 होगी आपकी। नेक्स्ट इन्फरेंस, यानी कि यहाँ दो तरह की बातें होंगी, अभी हम फर्दर इसमें जाएंगे भी। एक तो इन्फरेंस है आपकी यूनिट नंबर 3 में और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। इंडिविजुअली क्या डिस्कशन है वो यहाँ लिखा हुआ है। भाई यूनिट नंबर 1 में आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता करना है कि एक तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपसे पहले कहा यूनिट नंबर 1 में इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक काउंट होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। नेक्स्ट आइए यूनिट नंबर 2 में मैंने आपसे क्या कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स स्टडी करनी है। तो उसमें सबसे पहले तो यानी कि इसमें 3 टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर जो क्लियरली यहाँ लिखा हुआ होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर में क्या क्या आती है, एक तो अनबायसनेस आती है, एफिशिएंसी आती है, सफिशिएंसी है और कंसिस्टेंसी, इनको स्टडी करना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टडी करनी है वो है पॉइंट एस्टिमेशन में 2 मेथड्स, एक तो है मेथड ऑफ मोमेंट्स, दूसरा है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। बेसिकली 3 टॉपिक आपको स्टडी करने हैं, एक तो प्रॉपर्टीज एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट्स, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये 3 आपको स्टडी करनी है। इसके अलावा आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ मिलेंगे, दैट इज टी, काई एंड एफ। ठीक है, ये 3 आपको करने हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप पहले ही पढ़ चुके हो, यानी कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहले स्टडी, उसकी नॉलेज रिक्वायर्ड है। किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ये ध्यान रखिएगा, जो सेमेस्टर 1 की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो एक्सपेक्टेशन की नॉलेज आपकी ठीक होनी चाहिए और दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज ठीक होनी चाहिए। बाकी ऐसा कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप बाकी काम चल सकता है आपका। तो एक तो नॉलेज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल कैसे देखते हैं नॉर्मल में, ठीक है, तो उन सबको ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट। इसके अलावा इन्फ्रेंस में टाइप 1 टाइप 2 एरर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पहले तो वो होगा प्रॉपर्टीज एस्टिमेटर, उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 एरर। बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग का भी पार्ट है आपका। ठीक है, तो ये यानी कि वो पहले वाले में ही चैप्टर आप थिंक 5.2 ऑनवर्ड तो यूनिट नंबर 1 में है। चैप्टर नंबर 6 आपकी इन्फ्रेंस उसमें हो जाएगी 7, ये आपकी आगे के चैप्टर्स में से काउंट होगा डिवोर के।
और लास्टली आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार देख लीजिए। लिखा हुआ है सारे इंस्ट्रक्शंस आपके सामने में है। ऑल क्वेश्चंस आर विद इन ईच सेक्शंस आर टू बी आंसर्ड इन एक ही पैटर्न पे आपको आंसर करना ही नहीं, एक क्वेश्चन यहां कर दिया, एक क्वेश्चन आपने पीछे कर दी, ठीक है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, टेबल्स आपको दिया जाएगा, पेपर हैज 2 सेक्शंस उन्होंने क्लियरली कहा है, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। आज मैं थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में आपकी हो जाएगी फर्स्ट क्लास के अंदर ही, ठीक है, बाकी आपके बुक के क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा तो थोड़ा और डिटेल आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी समझाने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि रीजन वो आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। कुछ चीजें आपको, मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कुछ चीजें पता चल जाएंगी आज, मतलब आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। तो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं सैम्पलिंग में, और पहले जितने भी टर्म्स हैं, मैंने आपसे क्या कहा, कंसेप्चुअल है, तो ऑब्वियसली जितने भी टर्म्स हैं पहले उनकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट द हेडिंग, हाँ लिखिए रेडून सैम्पलिंग। चलिए यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, एक एक करके आइए, रादर जितने भी टर्म्स हैं मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं। देखिए फर्स्ट टर्म, लेके पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वर्ड आपने सुन ही रखा है कि पॉपुलेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, लेकिन यानी कि स्टैट्स का पॉपुलेशन और जो अभी डे टू डे लाइफ में आप पॉपुलेशन समझते हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको पहले लाइन में समझा देता हूँ, वो समझिए। यहाँ जो पॉपुलेशन है वो टर्म है जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं, भाई जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो आपका पॉपुलेशन है। मैं कहता हूँ ब्लिस पॉइंट को आप स्टडी कर रहे हैं, तो ब्लिस पॉइंट आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, क्लियर। अब आप नंबर ऑफ फिशेस इन अ पाउंड स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपकी पॉपुलेशन, गॉट इट, ठीक है। तो पॉपुलेशन का मतलब यहाँ लिटरल मीनिंग में नहीं जाना है भाई, पॉपुलेशन का मतलब जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। तो लिखिए इसमें एक लाइन, all the items, read on, all the items that have been selected, all the items that have been selected for the study, all the items that have been selected for the study is called population. All the items that have been selected for the study is called population. मतलब आप जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं वो आपका पॉपुलेशन, गॉट इट। अब आइए नेक्स्ट, लेके सैंपल, देखिए a subset of population, a subset of population is called sample, a subset of population is called sample। अब आइए थर्ड वन, देखिए पॉइंट नंबर 3, a population may be finite, a population may be finite or it may be infinite, a population may be finite or it may be infinite। लिख लिया आपने भाई, पॉपुलेशन आपकी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। कब वो फाइनाइट होगी कब इनफाइनाइट होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। बस मैंने आपसे कहा कि यहाँ दोनों तरह के पॉपुलेशन को आपके नॉलेज में होनी चाहिए, एक तो फाइनाइट पॉपुलेशन, दूसरा इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब आइए नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट,
भाई नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको जो वहां लिखा हुआ था टर्म कोर्स के अंदर स्टैटिस्टिक और पैरामीटर, ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, पहले मैं आपको लेमेंस बता देता हूं कि क्या मीनिंग है। भाई यदि आप पहले तो ये ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप यदि ऑब्टेन करते हैं, रादर पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन कोरिलेशन, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। सैंपल रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल कोरिलेशन, कुछ भी स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, मीन, वेरिएंसेस, ठीक है, एंड सो ऑन, दैट आर कॉल्ड पैरामीटर्स, एंड सैंपल रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये दो वर्ड है जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब इतनी बातें तो आपको भी समझ में आ रही है कि सैम्पलिंग हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। बाय पॉपुलेशन को के इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ क्या होता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ये यानी कि पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन जब निकालना आसान नहीं हो, जैसे आप इंडिया ऐसे कंट्री में कोई भी इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन का निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ऑब्वियसली आपको पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन तो इतना आसानी से निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि हम इतने कम संख्या में तो है नहीं, राधा 1.5 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है, तो यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपको निकालना होगा तो वो इंफॉर्मेशन आपको सैंपल प्रोवाइड करेगा, और सैंपल जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो बेसिकली रफ आइडिया होगा पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, क्लियर। जैसे आपको इंडिया का पर कैपिटा इनकम चाहिए, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम आपने बुक में देखा होगा लिखा हुआ कि भाई इंडिया का पर कैपिटा इनकम ये है, लेकिन आपको मालूम है इंडिया का पर कैपिटा इनकम पहले तो ये समझिए कब निकाला जा सकता है। जब निकाला तब जा सकता है जब हर एक मेंबर से पूछे कि भाई आप अपनी इनकम बताओ। ठीक है, फिर उनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम आएगा। लेकिन आपको भी मालूम है ये निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रीज़न कुछ लोगों को उनकी इनकम नहीं पता है, और कुछ लोग जिनकी इनकम उनको पता है तो वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि बताने के बाद कुछ और भी हो सकता है। क्लियर। तो आप जो बुक में लिखा रख देखते हैं कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली क्या है, सैंपल के थ्रू निकाली गई है। मतलब जो सैंपल मीन है वही बेसिकली इंडिया का पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, मतलब सैंपल मीन वहाँ पॉपुलेशन मीन है। तो ये यानी कि जो आप जो भी स्टडी कर रहे होते हैं वो बेसिकली सैंपल के थ्रू निकाली गई। पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं है। आप देखेंगे सिर्फ एक जो निकलता है वो पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन वो सेंसस के फॉर्म में निकलता है, बाकी तो जनरल कहीं कोई मिलती नहीं कोई इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आइए जरा एक एक करके बात करें। और सेंसस आपको मालूम है 10 ईयर्स में एक बार होता है। अभी तो फिलहाल 2021 की सेंसस नहीं हुई, तो ये यानी कि वो इतना इजी प्रोसेस नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा, यहाँ हमें एक्सप्लेन करना है पैरामीटर्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो मैंने आपसे क्या कहा, पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर्स एंड सैंपल रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। लिख लीजिए इसको, पॉइंट नंबर 4 पे लिखिए। देखिए व्हेन द मेजर्स सच एज, लिखिए व्हेन द मेजर्स सच एज mean comma median, when the measures such as mean comma median comma mode comma standard deviation etc are used to describe the characteristics of the population, ठीक है, then they are called parameters। ठीक है, next line, when these terms, right on next line, when these terms describe the characteristics of the sample, when these terms describe the characteristics of the sample, they are called statistics।
लेकिन दे आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। यहां मैं एक बार आपके लिए थोड़ा सा फिर से लिख देता हूं, एक तरफ पैरामीटर्स लिख लीजिए और दूसरी तरफ स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपसे क्या कहा कि कौन कौन है पैरामीटर्स के अंदर? एक तो है पॉपुलेशन मीन, ठीक है, पॉपुलेशन मीन के लिए सिंबल यूज किया जाता है म्यू। लेकिन नेक्स्ट सेकंड वन पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए सिंबल यूज किया जाता है सिग्मा स्क्वायर। नेक्स्ट पॉपुलेशन कोरिलेशन, सही ढंग से लिख लीजिएगा, पॉपुलेशन कोरिलेशन, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है रो। जितने भी ग्रीक लेटर्स होते हैं दैट इज मेंट फॉर पॉपुलेशन, ठीक है। और यही इंफॉर्मेशन यदि आप सैंपल का लिखेंगे, लिखिए सैंपल मीन, तो ये आपकी स्टैटिस्टिक्स होगी डिनोटेड बाय एक्स बार। लिखिए सेकंड वन सैंपल वेरिएंस डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। सैंपल कोरिलेशन डिनोटेड बाय आर। भाई ये सिंबल्स डेवलप किए गए, ठीक है, कि पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं और सैंपल रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हम जनरली इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं, क्लियर। और वैसे भी पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन जनरली अननोन होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है पॉपुलेशन बहुत लार्ज होता है। यदि हम उसको स्टडी कर ही लेंगे तो हमें किसी सैम्पलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन यदि आप निकाल सकते हो, जैसे स्विट्जरलैंड कंट्री में पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन बहुत ईजिली निकल जाती थी पहले, आज के डेट में भी निकल जाती होगी, तो उनको कोई सैम्पलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंट्री छोटा सा है, कम लोग वहाँ हैं, ऑब्वियसली आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन जहाँ कंट्री बहुत बड़ी है और जहाँ इंफॉर्मेशन निकालना ईजी नहीं है, वहाँ आपको सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, रादर इन पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी इन स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी इसको मेजर करने के लिए। जैसे सैंपल मीन आपको पॉपुलेशन मीन के बारे में रफ आइडिया देगा, सैंपल वेरिएंस आपको पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में रफ आइडिया देगा, सैंपल कोरिलेशन आपको रफ आइडिया पॉपुलेशन कोरिलेशंस के देंगे। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिसका ध्यान रखना है आपको, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट, देखिए पॉइंट नंबर, जो भी पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए। देखिए पॉपुलेशन पैरामीटर्स, रेडन पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर अननोन। भाई यदि पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन यदि आप जान ही गए तो किसी सैम्पलिंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर अननोन। अननोन का मतलब पॉपुलेशन मीन अननोन होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होगा, पॉपुलेशन कोरिलेशन अननोन होगा एंड सो ऑन। लेकिन बट दे आर फिक्स्ड, लेकिन बट दे आर फिक्स्ड, मतलब यदि आप पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन तो इन जनरल अननोन होता है, इन केस यदि आप उसकी वैल्यू निकाल ले गए तो वो वैल्यू वेरिएबल नहीं होगी, रादर फिक्स्ड होगी। भाई आपने इंडिया का पर कैपिटा इनकम हर एक बंदे से पूछ के लिख लिया, ऐड किया, डिवाइड किया, तो वैल्यू तो फिक्स जाएगी ना, वेरिएबल कैसे आएगी? सैंपल के थ्रू यदि आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो जैसा सैंपल आप कलेक्ट करेंगे वैसा आपको आंसर्स मिलेंगे, गॉट इट, मतलब वैसा वेरिएशंस उसके अंदर मिलेगी, गॉट इट। तो सैंपल के थ्रू इंफॉर्मेशन जब निकालेंगे तो वो वेरिएबल होगी, पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन हमेशा फिक्स्ड होगी, लेकिन इन जनरल अननोन होगी। आगे लिखिए, क्या लिखा आपने? पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर जनरली अननोन बट दे आर फिक्स्ड। लिखिए देयर रफ एस्टिमेट्स, लिखिए देयर रफ एस्टिमेट्स या देयर एस्टिमेट्स, लिखिए देयर एस्टिमेट्स विल बी प्रोवाइड बाय, लिखिए देयर एस्टिमेट्स विल बी प्रोवाइड बाय सैंपल स्टैटिस्टिक्स,
लेकिन देयर एस्टिमेट्स विल बी प्रोवाइड बाय सैंपल स्टैटिस्टिक्स। एस्टिमेट्स का मतलब रफ आइडिया, गॉट इट। जैसे सैंपल मीन रफ आइडिया देगा पॉपुलेशन मीन का, सैंपल वेरिएंस रफ आइडिया देगा पॉपुलेशन वेरिएंस का, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है टर्म्स, ध्यान रखिएगा टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन नेक्स्ट टर्म है एस्टिमेटर। देखिए एस्टिमेटर, एन एस्टिमेटर इज अ फॉर्मूला। एन एस्टिमेटर इज अ फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट। An estimator is a formula that is used to estimate a population parameter. An estimator is a formula that is used to estimate a population parameter. क्या लिखा आपने? An estimator is a formula that is used to estimate a population parameter. पहले तो ये समझिए कि क्या मीनिंग है इसका। भाई ध्यान रखिए एस्टिमेटर बेसिकली फॉर्मूला होता है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि एस्टिमेटर और स्टैटिस्टिक्स ये सिनोनिम्स है, मतलब आप इसको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ एस्टिमेटर क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब आपको मालूम है सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली एस्टिमेटर है, या आप इसे स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं। अब रही बात, ये जो वैल्यू देगा भाई, फॉर्मूला जब लगाते हैं तो वैल्यू तो देता है ना, तो उसे हम कहते हैं एस्टिमेट। तो ये यानी कि वर्ड इज एस्टिमेटर। फॉर्मूले को कहा जाता है एस्टिमेटर, वैल्यू को कहा जाता है एस्टिमेट। तो सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटर है। किसका? पॉपुलेशन मीन का। सैंपल मीन से निकली हुई वैल्यू एस्टिमेट है किसका? पॉपुलेशन मीन का। तो यानी कि फॉर्मूला इज एस्टिमेटर और वैल्यू इज कॉल्ड एस्टिमेट। तो क्या लिखा आपने? इट इज द फॉर्मूला, एन एस्टिमेटर इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। लेकिन नेक्स्ट लाइन में अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर, a specific value of the estimator is called an estimate. A specific value of the estimator is called an estimate of the population parameter. ठीक है? तो मैंने आपसे क्या कहा? फॉर्मूला इज कॉल्ड एस्टिमेटर, वैल्यू इज कॉल्ड एस्टिमेट। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट। लेके अनबायस्ड एस्टिमेटर। लेकिन an estimator is said to be unbiased. An estimator is said to be unbiased. लेकिन if expectation of statistics is equal to parameter. लेकिन if expectation of statistics is equal to parameter, क्या लिखा आपने? An estimator is said to be unbiased if expectation of statistics is equal to parameter. Statistics को कुछ लोग T से डिनोट करते हैं और पैरामीटर को थीटा से डिनोट करते हैं। लेकिन दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ T इज इक्वल टू थीटा। आप कहेंगे ये क्या मीनिंग, क्या लिखे जा रहे हो आप? तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी देता हूँ, बाकी जब डिटेल में आएगा, जब एग्जाम्पल तब भी दूंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। देखिए फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। आप कहेंगे कैसे? लेकिन सिंस
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन होता है, तो ये मीन ऑफ सैंपल मीन है। यदि आपकी मीन ऑफ सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन आ जाए, भाई मीन ऑफ सैंपल मीन्स यदि आपकी पॉपुलेशन मीन आ जाए तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर कहलाएगी। ठीक है, तो यानी कि सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन होता है, क्योंकि रीजन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू होता है, रादर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पैरामीटर होता है। एक और एग्जांपल लिख लिए, लिखिए सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। लिखा आपने सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। लिखिए सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। यानी कि यहाँ कुछ कंडीशंस हैं जिसके थ्रू होता है, लेकिन आप जो कंडीशंस पढ़ रहे हैं उसमें सैंपल वेरिएंस के फॉर्मूले में n-1 यूज करते हैं। डिवोर जो आपकी बुक है वो n-1 यूज करती है, तो ऑब्वियसली n-1 यूज करेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर आएगी, और सैम्पलिंग इस केस में रैंडम होनी चाहिए। तो अभी तो आपको कोई टर्म ही नहीं मालूम है, तो आप सीधा लिख लीजिए ये बात। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये होती है, लेकिन आपके कोर्स में ये हमेशा, ठीक है, जो आप बुक रीड कर रहे हो, जो आप सैम्पलिंग पढ़ोगे, उसमें ये लाइन में कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, इस रीजन से होती है। ठीक है, सब पे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। अब आइए जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपके कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज डिस्कशन ही क्वेश्चन का है, उसी के अंदर कंसेप्ट चलता रहेगा। जितनी भी बातें मैंने आपको पहले बताई सब इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। लेकिन सपोज रैंडम क्वेश्चन, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स होंगे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सपोज अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 individuals. Suppose a population consists of 3 individuals and values of capital X are as follows. एक वैल्यू है 8, दूसरी वैल्यू है 10, तीसरी वैल्यू है 12। यानी कि 8, 10, 12 आप ये सोचिए कि पर्सन के जर्सी के पीछे लिखा हुआ है। आप कहेंगे जर्सी का मतलब, जैसे फुटबॉल मैच में जर्सी के पीछे नंबर्स लिखा जाता है 8, 10, 12, ऐसे सोचिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर कि भाई एक पर्सन 8 वाला जर्सी पहने हुए है, एक 10 वाला, एक 12 वाला। अब आइए जरा इस पे क्वेश्चंस मैं कई सारे फ्रेम करूंगा और सारे कंसेप्ट आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ए पार्ट, obtain the sample of sample size 2 देखिए when sampling is done without replacement, विदाउट रिप्लेसमेंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपके काम की चीज़ है। भाई आपसे कह रहा है कि ये जो 3 पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं, यानी कि डेलिबरेटली पॉपुलेशन स्मॉल लिया गया है जिससे कि हम पॉपुलेशन को स्टडी कर सकें और सैंपल को भी स्टडी कर सकें। इन जनरल सैम्पलिंग के कंसेप्ट स्मॉल पॉपुलेशन पे नहीं चलती। ठीक है भाई, उस केस में हम पॉपुलेशन ही स्टडी करते हैं, हमें कोई सैम्पलिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हम लार्ज लेके जाएंगे तो हम डेटा में ही उलझे रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए डेलिबरेटली स्मॉल ली गई है, नहीं तो और कोई रीज़न नहीं। भाई पॉपुलेशन में कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं, 8, 10 एंड 12। मैंने आपसे क्या कहा, जर्सी के पीछे लिखा हुआ है।
ठीक है, कितने का सैंपल ऑब्टेन करना है? 2 का सैंपल ऑब्टेन करना है। और सैम्पलिंग क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो निकालेंगे उसे रिप्लेस नहीं करेंगे। तो मुझे बताइए इस केस में आपकी सॉल्यूशन क्या क्या होगी? एक सॉल्यूशन होगी 8 10। 2 का सैंपल निकालना है, पहली बार 8 निकाला और दूसरी बार आपने 10 निकाला। ध्यान रखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो निकल गया उसको रिप्लेस नहीं करना। एक पॉसिबिलिटी है 8 12 और तीसरी पॉसिबिलिटी है 10 12। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं लग रही है ना भाई? एक तो 8 10 निकल सकता है, 8 12 निकल सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी 10 12 निकल सकता है, बाकी तो कोई निकलेगा नहीं। ठीक है, क्लियर? तो कितने सैंपल्स निकले? 2 का सैंपल निकाला तो हमने 3 सैंपल्स निकाले। इसको थोड़ा रिमार्क फॉर्म में लिख लीजिए, ये आपके काम की बात है। देखिए पॉपुलेशन साइज आपकी कैपिटल एन, जस्ट अ मिनट। पॉपुलेशन साइज को जनरली कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है और सैंपल साइज को इन जनरल स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, दैट इज NCN, कैपिटल NCN। तो मुझे कैपिटल N कितना था आपका 3, C कितना है, स्मॉल n कितना है 2, C मेंट फॉर कॉम्बिनेशन। आपको मालूम है 3C2 ऑब्वियसली 3 होती है, तो ये आपके 3 सैंपल्स हो गए और 3 सैंपल्स मैंने आपको निकाल के भी दिखाया, ये रहा, दिख गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा जो निकालेंगे रिप्लेस नहीं करना है। बी क्लियर दिस वन। तो मुझे तो इस केस में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे? 3C2 होंगे। यदि ऐसा ही 5 होता, मान लीजिए हमारे पास पॉपुलेशन साइज में 5 मेंबर्स होते तो ऑब्वियसली 5C2 होता। अब आइए सेकेंड वन, देखिए बी पार्ट। सेम क्वेश्चन रिपीट करना है आपको, सेम, लेकिन ये अब हो जाएगा विथ रिप्लेसमेंट। यहां मैं लिख देता हूं विथ रिप्लेसमेंट। भाई ऊपर जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी लिखवाया वही क्वेश्चन आपको दोबारा करना है, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट करनी। भाई आपको यही क्वेश्चन मिलना है कि ऑब्टेन द सैंपल साइज ऑफ सैंपल साइज 2 व्हेन सैंपलिंग इज डन विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब आ जाइए विथ रिप्लेसमेंट का मतलब जो निकालेंगे उसे वापस करना होगा आपको। तो आ जाइए पहला सैंपल क्या होगा? एक सैंपल होगा 8 8, क्योंकि 8 निकाला 8 रिप्लेस कर दिया, वापस पॉपुलेशन की साइज वही हो जाएगी। नेक्स्ट होगा 8 10, नेक्स्ट होगा 8 12, ये 8 के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आएगा 10 8, नेक्स्ट 10 10, नेक्स्ट 10 12, नेक्स्ट आइए 12 8, 12 10, 12 12। ये आपकी पोजीशन होगी। रादर कितने सैंपल्स बन रहे हैं? 9 सैंपल्स आपके बन रहे हैं। भाई एक तो 8 वाली पॉसिबिलिटी, एक 10 वाली पॉसिबिलिटी, एक 12 वाली पॉसिबिलिटी। इसको भी जरा रिमार्क फॉर्म में लिख लीजिए। यहां नंबर ऑफ सैंपल्स आपकी हो जाएगी n रेज टू बाय n, स्मॉल कैपिटल N रेज टू बाय स्मॉल n। कैपिटल N क्या है? पॉपुलेशन की साइज, दैट इज 3। स्मॉल n कितना है? कितने सैंपल्स आप निकाल रहे हो, दैट इज 9। ठीक है, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको यहाँ डिक्टेट कराने जा रहा हूँ, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखिए रिमार्क नंबर बी में, मतलब ए पार्ट और बी पार्ट पे लिखिए फाइनाइट पॉपुलेशन, राइट ऑन स्टेटमेंट, फाइनाइट पॉपुलेशन लिखिए इन विच सैम्पलिंग इज डन, लिखिए इन विच सैम्पलिंग इज डन विथ रिप्लेसमेंट, लिखिए इन विच सैम्पलिंग इज डन विथ रिप्लेसमेंट कैन बी थ्योरेटिकली कंसिडर्ड,
कैन बी theoretically considered as infinite, can be theoretically considered as infinite. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Finite population in which sampling is done with replacement can be theoretically considered as infinite. Reason लिख लीजिए, since, देखिए since any number of samples can be drawn, since any number of samples can be drawn without exhausting the population, लेकिन since any number of samples can be drawn without exhausting the population, without exhausting the population, क्या मीनिंग इसका? इधर सुनिए मेरी बात. मीनिंग बहुत सीधी सी बात है. पहले तो एक दो वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा. एक तो है फाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट वर्ड को अंडरलाइन की. दूसरा लिखा हुआ है इन विच सैम्पलिंग इज डन विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट को अंडरलाइन की. कैन बी थ्योरेटिकली कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को अंडरलाइन कर लिए. रीजन उसके नीचे लिखा हुआ है सिंस एनी नंबर ऑफ सैंपल्स कैन बी ड्रॉन विदाउट एग्जॉस्टिंग द पॉपुलेशन. विदाउट एग्जॉस्टिंग द पॉपुलेशन का मतलब आप पॉपुलेशन कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा. ठीक है, जितने सैंपल्स निकालना चाहते हैं निकाल लें, इसलिए इसको इनफाइनाइट मानी गई है. आप कहेंगे क्यों? क्योंकि रीजन जो निकाल रहे हो उसे आप वापस रिप्लेस कर रहे हो. तो जो निकालोगे यदि उसको वापस रिप्लेस कर दोगे तो पॉपुलेशन तो एज इट इज रहेगी. अब उसमें से आप कितने सैंपल्स निकालना चाहते हो आपकी मर्जी, जितना निकालना चाहो आप निकालो, क्योंकि जो निकालना है उसे रिप्लेस करना है. गॉट इट? तो ये ध्यान रखिए, जब भी निकाल के कोई चीज़ रिप्लेस करेंगे तो चाहे वो फाइनाइट ही क्यों नहीं हो, आपके लिए वो इनफाइनाइट हो जाएगी. ठीक है, यदि मैं कहूँ इस रूम से चेयर बाहर निकालो और निकाल के वापस रिप्लेस कर देना, तो ये यानी कि पूरी रात भी यदि आप चेयर निकालोगे तो भी आप यहाँ 3 चेयर को भी एग्जॉस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चेयर आप बाहर ले जाओगे उसे वापस रखना है, फिर निकाल के ले जाओ, फिर रखना है. पूरी रात करते रहो आप, प्रोसेस कभी खत्म होने वाली बात नहीं. वो 3 है, 3 ही रहेगी, क्योंकि टर्म कंडीशन ही ऐसा पुट अप कर दिया गया है आपसे साथ. तो यानी कि फाइनाइट पॉपुलेशन विथ रिप्लेसमेंट इज कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अब आइए क्वेश्चन के सी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. सी पार्ट नहीं, पहले रिमार्क. ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट की तरफ पहले इधर मूव किए. अभी सी पार्ट क्वेश्चन में नहीं जा रहे हैं, रिमार्क में ही है, लेकिन सी पार्ट ये थी आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन विथ रिप्लेसमेंट इज ट्रीटेड एज इनफाइनाइट. अब आइए विदाउट रिप्लेसमेंट. ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए. पॉपुलेशन फाइनाइट है, पॉपुलेशन क्या है? फाइनाइट है. और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट में तो इनफाइनाइट है ही. अब ये क्या है? पॉपुलेशन फाइनाइट विदाउट रिप्लेसमेंट. इस केस में देखी जाती है सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज देखी जाती है. आपको मालूम है सैंपल साइज स्मॉल है. ठीक है, यानी कि मैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की बात नहीं कर रहा हूं, सैंपल साइज की बात कर रहा हूं. पॉपुलेशन साइज स्मॉल एन, यदि ये 5% से लेसर है, 5 या 5% से लेसर, आपकी बुक इक्वल टू भी फॉलो करती है, तो उस केस में देन फाइनाइट पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए. एक तो फाइनाइट पॉपुलेशन है विथ रिप्लेसमेंट. जब भी आपको फाइनाइट पॉपुलेशन विथ रिप्लेसमेंट मिल जाए, इनफाइनाइट सीधा समझ जाइए. लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज कितना है. यदि वो 5% या 5% से लेसर है तो उस केस में फाइनाइट पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट इनफाइनाइट की तरह होगी. गॉट इट? क्लियर? 5% से लेसर पे आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ. रफ आइडिया सीधे से सोचिए ना
कि भाई आपके पास यदि कोई पर्सन, जैसे आप बिल गेट्स को ले लें, ठीक है, ऑब्वियसली उसके पास कितना पैसा है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? तो आप कहेंगे इनफाइनाइट पैसा है, तो ऐसा तो नहीं है ना भाई, फाइनाइट पैसा है, ऑब्वियसली उसी को काउंट करके वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन की तरफ उसकी काउंटिंग होती है। तो भाई पैसा तो फाइनाइट ही है, इतनी बातें तो आपको भी समझ में आती है। अब रही बात वो पैसा में से यदि कोई ड्राइंग करे, ठीक है, ड्राइंग देने की का क्राइटेरिया है 5% या 5% से लेसर। यदि कोई ड्रॉ करे 5% या 5% से लेसर, तो ये ध्यान रखिएगा उस केस में वो पैसा क्या होगा, उसके लिए इनफाइनाइट की तरह होगा, क्योंकि रीजन आपकी ड्राइंग ही इतनी माइनर है कि उस पैसे को कभी इंपैक्ट नहीं हो सकता, रादर वो पॉपुलेशन कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। जब पॉपुलेशन को आप एग्जॉस्ट नहीं कर पाते हो तो आप उसको मानते हो कि इनफाइनाइट। गॉट इट? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखिए यहाँ जो ड्राइंग है वो माइनर है, वो ड्राइंग को उन्होंने इंडिकेट कर रखा है 5% या 5% से लेसर। तो ये यानी कि यहाँ पॉपुलेशन ईजिली एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, इसलिए उस पॉपुलेशन को इनफाइनाइट की तरह ट्रीट किया गया है। ऑल्दो है वो फाइनाइट, लेकिन ट्रीटेड एज इनफाइनाइट। अब आइए नेक्स्ट, ये भी सी पार्ट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब आइए डी पार्ट। यानी कि पॉपुलेशन के अंदर दो कंसेप्ट है, एक तो या तो खुद ही इनफाइनाइट और एक फाइनाइट। भाई यदि कोई चीज इनफाइनाइट है तो ध्यान रखिएगा वो चाहे आप सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट करें या विदाउट रिप्लेसमेंट करें, इनफाइनाइट को कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां यदि आप सैम्पलिंग का कोई कंसेप्ट लगा रहे हो, चाहे आप विथ रिप्लेसमेंट का लगाओ या विदाउट रिप्लेसमेंट का लगाओ, ये आपकी इनफाइनाइट थी और इनफाइनाइट रहेगी। क्योंकि रीजन क्या? रीजन जो इनफाइनाइट है उसमें आप सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट कर लो तो वैसे भी इनफाइनाइट है, ठीक है भाई। कोई भी चीज़ आप इनफाइनाइट, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, समंदर इनफाइनाइट माना जाता है क्योंकि एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम नहीं पता चलता। आप वहाँ विथ रिप्लेसमेंट करो, विदाउट रिप्लेसमेंट करो, या मतलब आप समंदर के पानी को बाहर निकालो, वापस रिप्लेस कर दो, ठीक है, या पानी लेके अब घर आ जाओ, ठीक है, वापस जाके देखना रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। यानी कि वो रिड्यूस नहीं होगा, वो आपके लिए पहले भी इनफाइनाइट था, आज भी इनफाइनाइट। क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब यदि पॉपुलेशन इनफाइनाइट है तो ये ध्यान रखिएगा सैम्पलिंग के बारे में बिल्कुल साइलेंट रहेगी। वहाँ कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि वो विथ है या विदाउट है। गॉट इट? तो ये यानी कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन में सैम्पलिंग विथ है विदाउट है ये मैटर ही नहीं करती। क्लियर? वो हमेशा इनफाइनाइट ही होगी। यहाँ आपको अलर्ट रहना है कि कभी भी वो फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकती है। यहाँ यदि आप सैम्पलिंग का कंसेप्ट कर रहे हैं तो विथ रिप्लेसमेंट में तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ये इनफाइनाइट है। विथ रिप्लेसमेंट में चाहे पॉपुलेशन फाइनाइट ही क्यों नहीं हो, उसकी ट्रीटमेंट हमेशा इनफाइनाइट की तरह होगी। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको उससे ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि रीज़न यहाँ सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज यदि आपकी 5% या उससे लेसर है तो इसकी ट्रीटमेंट इनफाइनाइट की तरह जाएगी। गॉट इट? तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये वाला टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फाइनाइट के अंदर। तो इतनी बातें मैंने आपको समझाई कि कब फाइनाइट पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट में तो कोई बात ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी करें वो इनफाइनाइट ही रहेगी। अब आइए क्वेश्चन के सी पार्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये तो सारे रिमार्क हुए जो मैंने आपको समझाया। लेकिन सी पार्ट लेकिन फाइंड पॉपुलेशन मीन म्यू।
पहले पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन, फिर सैंपल का इंफॉर्मेशन। पॉपुलेशन मीन म्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके मेरे पास 3 डेटा है, तीनों को ऐड करिए, 3 से डिवाइड दे दिए, ये आपकी 10 आएगी। ऑब्वियसली ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा फिक्स्ड होगी, ये वेरिएबल नहीं हो सकती। वेरिएबल तब होती है जब सैंपल का इंफॉर्मेशन। यहाँ एक नोट भी लिख लीजिएगा या रिमार्क लिख लीजिए। लिखिए पॉपुलेशन मीन इज फिक्स्ड, लिखिए दैट इज पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर फिक्स्ड, लिखिए दैट इज पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर फिक्स्ड। मतलब पॉपुलेशन मीन फिक्स्ड है, रादर पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो हमेशा फिक्स्ड ही होगा, वो वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट लिखिए डी पार्ट, लिखिए फाइंड पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, लिखिए फाइंड पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। लिखिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 1/n एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। n कितना है आपका 3, एक्स आई की वैल्यू एक तो 10 है, एक खुद ही 8 है और एक 12 है। स्क्वायर सही ढंग से लिख लीजिएगा। आपको मालूम है यहाँ से 4, यहाँ से 0, यहाँ से 4, तो ये बेसिकली 8/3 हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन फिक्स्ड है, पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन है तो फिक्स्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वेरी नहीं कर सकती। अब आइए नेक्स्ट डी पार्ट तक आ गया। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमने पॉपुलेशन का निकाला है। अब रही बात सैंपल का इंफॉर्मेशन में हम जा रहे हैं, तो कोई सैंपल का कोई एक तरीका तो है नहीं, 2 तरीके हैं, एक विदाउट एक विथ। तो लिखिए नेक्स्ट ई पार्ट, लिखिए फाइंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए ऑफ सैंपल मीन, इन ईच केस। इन ईच केस का मतलब 2 केसेस है हमारे पास, ठीक है, एक विथ रिप्लेसमेंट वाला, एक विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। लिखिए फर्स्ट वन, लिखिए फर्स्ट वन विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि 2 केसेस हमने हैंडल किए। लिखिए विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां लिखिए सैंपल मीन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारी 8, 10, ये आपकी 9 हो गई। सेकेंड इंफॉर्मेशन है 8, 12, ये आपकी 10 हो गई। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 10, 12, ये आपकी 11 हो गई। एट 12, 10, 12। लेकिन यहाँ सैंपल मीन, लेकिन एक्स बार इज इक्वल टू एक्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स बार इज इक्वल टू एक्स। पहले तो बात करें 8, 10 का मीन क्या है, दैट इज 9। तो सैंपल मीन का इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था सैंपल रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेरिएबल होती है। भाई आपने जब सैंपल 8, 10 निकाला तो मीन 9 आई, नेक्स्ट 8, 12 निकाला तो मीन 10 आई, 10, 12 निकाला तो मीन 11 आई। तो ये आपकी हो गई 10 और ये हो गई 11। अब रही बात विदाउट रिप्लेसमेंट में इसके होने की पॉसिबिलिटी क्या है, इस सैंपल्स की, रादर ये मीन होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो 9 के कितने केसेस हैं, 1,
10 के भी कितने केसेस हैं 1, 11 के भी कितने केसेस हैं 1। इसका मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, लिख लिए 1/3 1/3 1/3। भाई ये जो टेबल मैंने आपको बना के दिया है ना, क्लियर, क्योंकि सैंपल मीन को एक मीन तो होगी नहीं, वेरिएबल मीन होगी, साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। गॉट इट, कि भाई वो सैंपल के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस टेबल को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कुछ लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये टेबल बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है। ठीक है, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि रीजन वो वेरिएबल इंफॉर्मेशन, जो वेरिएबल इंफॉर्मेशन होगी वो विथ प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी कि भाई इसके आने के क्या चांसेस हैं, इसके आने के क्या हैं, इसके आने के क्या चांसेस हैं। तो ये वेरिएबल इंफॉर्मेशन है, विथ प्रोबेबिलिटी है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब आइए विथ रिप्लेसमेंट, थोड़ा सा गैप दे के लिखिएगा, या मैं लिख रहा हूँ आपके लिए गैप दे के। लिखिए विथ रिप्लेसमेंट, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं गैप इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराने में थोड़ी आसानी होगी। आपको कोई गैप नहीं देना है। विथ रिप्लेसमेंट, भाई 2 केसेस आपको करने, एक विदाउट, एक विथ। अब भाई विथ रिप्लेसमेंट में हमारे पास 9 सैंपल्स थे, यहाँ तो 3 सैंपल्स थे। वो सैंपल वैल्यूज लिखिए, ऊपर लिख रखा है ना मैंने, यहाँ आपको लिखना चाहिए सैंपल वैल्यूज। विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने लिख रखा है, रादर यहाँ सैंपल वैल्यूज लिख दिए, ये ठीक रहेगा। मतलब ये बेसिकली सैंपल वैल्यूज है आपके। ठीक है, यहाँ लिखिए सैंपल वैल्यूज और यहाँ लिखिए सैंपल मीन। पहले तो जितने भी सैंपल्स हैं उनको लिस्ट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपकी बुक इसको ज़्यादा डिस्कस करती है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट को कम डिस्कस करती है। लेकिन फर्स्ट वन, एक तो 8 था, दूसरा 8 था, तीसरा 8 था। ये तो 8 रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट आई 10 रिलेटेड इंफॉर्मेशन, 10 8, 10 10, 10 12। ये 3 इंफॉर्मेशन 10 रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट आई 12 8, 12 10 और 12 12। टोटल 9 सैंपल्स थे, मैंने आपके लिए लिख दिए। सबका मीन साइड में लिखिए। पहले वाले का मीन 8, दूसरे वाले का 9, तीसरे वाले का 10, अगेन 9, अगेन 10, ये आपकी 11, ये आई थिंक 10, ये आपकी 11 और लास्टली 12। यानी कि यहाँ 8 वाला इंफॉर्मेशन 1 टाइम है, 9 वाला इंफॉर्मेशन आपकी 2 टाइम्स है, 10 वाला इंफॉर्मेशन 3 टाइम्स है, 11 वाला इंफॉर्मेशन 2 टाइम्स है और 12 वाला इंफॉर्मेशन 1 टाइम है, क्योंकि टेबल इसी से बनेगी। लेकिन यहाँ सैंपल मीन टेबल आपने पढ़ा है ना पिछली बार, पिछले सेमेस्टर के अंदर। नहीं भी पढ़ा तो ऐसे बनाना है। और यहाँ लिखिए प्रोबेबिलिटी एक्स बार इज इक्वल टू एक्स। क्या था, एक तो वैल्यू है 8, दूसरी है 9, तीसरी है 10, नेक्स्ट है 11 और नेक्स्ट है 12। सबकी मैंने आपसे कहा कि टोटल 9 सैंपल्स हैं जिसमें 8 1 टाइम है, तो ये हो गई 1/9, 9 2 टाइम्स है,
10 3 टाइम्स है, 11 2 टाइम्स है, 12 1 टाइम। ये आपकी टेबल तैयार हो गई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की। इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। पहले भी थी यही टेबल, लेकिन वो विदाउट की थी, ये विथ की है। ठीक है, क्लियर। यहां एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सैंपल मीन निकालें या सैंपल वेरिएंस निकालें या सैंपल कोरिलेशन निकालें, ये सब के सब वेरिएबल होगी, सबका अलग अलग इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, ये सेम नहीं होगी। जबकि यही बात पॉपुलेशन का निकालेंगे तो वो फिक्स्ड आएगी। इसलिए यहाँ क्लियरली लिख लीजिएगा एक रिमार्क फॉर्म में, लिखिए सैंपल मीन इज अ रैंडम वेरिएबल। लिखिए सैंपल मीन इज अ रैंडम वेरिएबल। लिखिए दैट इज सैंपल, लिखिए दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सैंपल मत लिखिएगा उसके साथ, लिखिए दैट इज स्टैटिस्टिक्स आर रैंडम वेरिएबल्स। क्या लिखा आपने? सैंपल मीन इज अ रैंडम वेरिएबल, दैट इज स्टैटिस्टिक्स आर रैंडम वेरिएबल्स। मतलब आप सैंपल मीन निकालें, सैंपल वेरिएंस निकालें, सैंपल कोरिलेशन निकालें, ये हमेशा वेरिएबल ही होगी। रीजन, जैसा सैंपल लेंगे वैसा मीन वेरिएंस ये सब आएगी। गॉट इट? तो यहाँ भी देखिए कितने तरह के मीन है, 8 9 10 11 12 सब आ रहा है, जबकि पॉपुलेशन मीन तो एक ही था, दैट इज 10। ठीक है, क्लियर। तो ये यानी कि सैंपल रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेरिएबल होती है, पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिक्स्ड होती है। कितने पार्ट हो गए आपके? आई थिंक ई पार्ट तक आए थे। अब लेके एफ पार्ट। मैंने आपसे क्या कहा, बहुत सारे पार्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसको सही ढंग से समझ लिए और आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि हर एक इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है। लेकिन शो दैट सैंपल मीन is unbiased estimator of population mean in each case। भाई दो केसेस हैं, दोनों में अनबायस्ड दिखानी है आपको। अब आपने डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। पहले तो लिखिए विदाउट रिप्लेसमेंट। भाई इन्हीं चीज़ का मतलब दो केसेस डिस्कस करने। आपका डेफिनेशन था एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन याद कीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पैरामीटर। तो मुझे देखिए यहाँ स्टैटिस्टिक्स कौन है? ऑब्वियसली एक्स बार। पैरामीटर कौन है? पैरामीटर है पॉपुलेशन मीन, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू होनी चाहिए। ये आपको 2 शो करना है। यदि आपने ये दिखा दिया तो ये अनबायस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि अनबायस्ड उसी को कहेंगे जिसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पैरामीटर हो। ये लिख के मैंने आपको दिया है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये आपके पैरामीटर है। अब आपके पास 2 टेबल है, इसी के लिए मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा था। आपको कोई गैप में नहीं, वहीं लिखना है जहां लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है, उसी जगह लिखिएगा। मतलब यहां लिखना है नीचे। ठीक है, मैं आपके लिए यहां लिख रहा हूं। ये रही हमारी विदाउट रिप्लेसमेंट की टेबल। ठीक है, मैं यहां निकालने जा रहा हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। आपको उसी जगह पे लिखना है एक्सपेक्टेशन एक्स बार। आपको मालूम है वैल्यू इनटू प्रॉब, वैल्यू इनटू प्रॉब, वैल्यू इनटू प्रॉब, यही होता है एक्सपेक्टेशन बाय वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी। आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ ही रखा है, दैट इज 9 इंटू 1/3, 10 इंटू 1/3 प्लस 11 इंटू 1/3।
1/3 कॉमन ले लीजिएगा। आई थिंक ये 30 आनी चाहिए आपकी, ये 10 आ गई। आप क्वेश्चन के सी पार्ट में चेक करो, क्या पॉपुलेशन मीन आपका 10 है? तो ऑब्वियसली 10 है, चेक करके देख लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये म्यू के इक्वल हो गया। जैसे ये म्यू के इक्वल हुआ तो ये बात कंफर्म हुई कि सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। नीचे लिख लीजिएगा, देयरफॉर सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। हो गया, ये आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट में हुई है। अब आइए लिखिए विथ रिप्लेसमेंट, नेक्स्ट लाइन में लिखिए विथ रिप्लेसमेंट। ये रही विथ रिप्लेसमेंट की टेबल। निकालिए यहां भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। आप उसी जगह लिखिएगा जहां लिख रहे हैं। लिखिए 8 इंटू 1/9 प्लस 9 इंटू 2/9 प्लस 10 इंटू 3/9 प्लस 11 इंटू 2/9 प्लस 12 इंटू 1/9। ये आपकी 90/9 आएगी, दैट इज 10 आएगी, दैट इज म्यू आएगी। यहां भी क्या है, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू दिस वन। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आएगा। वो फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा, क्योंकि बेसिकली प्रूफ होता है इसका। प्रूफ करा भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये सैंपल मीन इज अगेन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में भी आई, विथ रिप्लेसमेंट में भी आई। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। एक छोटा सा थ्योरम मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा और उससे माइनर रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। बस आज यहीं तक हम जाएंगे। लेकिन थ्योरम, लिखिए लेट x1, x2 डॉट xn। देखा आपने, लेट x1, x2 डॉट xn बी अ रैंडम सैंपल। इस रैंडम सैंपल का क्या मीनिंग होता है ये मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बी अ रैंडम सैंपल, लिखिए ऑफ साइज लिखिए स्मॉल n इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन विथ मीन, लिखिए विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। लिखिए देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार is equal to mu and variance of x bar is equal to sigma square by n। भाई ये तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, अनबाइज्ड एस्टिमेटर। प्रूफ करना है यहाँ लिखिएगा, वहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया। एक ही ये प्रूफ करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात। पहले तो ये यानी कि रैंडम सैंपल का मतलब होता है कि भाई जो भी सैंपल्स आपने निकाले हैं वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ नोट में लिख लीजिएगा, लिखिए रैंडम सैंपल मीन्स फर्स्ट वन x1, x2, xn आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और लिखिए सेकेंड वन ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम यानी कि हर एक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी। अब रही बात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम का क्या मतलब, भाई जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वही सैंपल की होगी। भाई यदि आपकी पॉपुलेशन रादर आदिवासियों का है तो उससे जो सैंपल्स निकालेंगे वो उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यदि पॉपुलेशन वाइट्स की है तो आप उसमें से जो निकालेंगे वही निकलेगी। ठीक है, यदि पॉपुलेशन सपोज चाइनीज पर्सन्स का है तो यानी कि उससे जो सैंपल निकलेंगे वही होगी। तो ये लिखा हुआ है ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वही सब कुछ, रादर वही मीन, वही वेरिएंस एंड सो ऑन। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा यहाँ x1 का वही मीन होगा, ठीक है, x2 का भी वही मीन होगा, क्लियर, xn का भी वही मीन होगा, और वेरिएंस भी सेम होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले। तो ये यानी कि रैंडम सैंपल्स का मतलब x1, x2, xn जो भी सैंपल आपने निकाला वो इंडिपेंडेंट मानी जाएगी, और दूसरा ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब रही बात डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, ऑब्वियसली पॉपुलेशन की। तो यहाँ तो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन अननोन है, हमें नहीं पता कि वो नॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल है, बाइनोमियल है, तो ये यानी कि अननोन है। तो यहाँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी x1, x2, xn की अननोन है। रही बात मीन, आपको नोन है, मीन कितना है म्यू, वेरिएंस कितना है सिग्मा स्क्वायर, तो वही x1 का भी मीन होगा, वही x1 का भी वेरिएंस होगा। सिर्फ x1 की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब रादर x1, x2, xn सब की बात कर रहा हूँ, और साथ में इंडिपेंडेंट भी होंगे। आपको अभी स्टिल डेफिनेशन कंफ्यूजन लग रही होगी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक बताऊंगा। अभी तो फिलहाल हम प्रूफ में हैं, तो प्रूफ को करें। देखिए प्रूफ, देखिए x बार क्या है हमारा, आपको भी मालूम है, x1, x2, xn को ऐड कर दीजिए और n से डिवाइड दे दिए। आप इसमें एक्सपेक्टेशन ले लो, क्योंकि यही प्रूव करना है आपको। x1 से लेकर xn तक डिवाइड बाय n। आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ax क्या होता है, a एक्सपेक्टेशन ऑफ x, लिख दीजिए। ये आपकी हो जाएगी 1/n, एक्सपेक्टेशन x1 से लेकर एक्सपेक्टेशन xn तक। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या है, ऑब्वियसली म्यू है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 क्या है, ऑब्वियसली मीन है, दैट इज म्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ xn भी क्या है, म्यू है। तो ये आपकी 1/n into n म्यू, अल्टीमेटली म्यू हो गई, कैंसिल आउट कर देगा, ये आ जाएगा। अब देखिए वेरिएंस ऑफ x बार, तो पहला वाला प्रूफ हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 म्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 म्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ xn म्यू। जो पॉपुलेशन का मीन होगा वही सारे इसके मीन होंगे, और ये कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया, कैंसिल आउट करते ही हो जाएगा। वेरिएंस वाला ये प्रूफ आपकी हो गई। अब इसकी बात है, लिखिए वेरिएंस ऑफ x बार, सीधा लिखिए x1 से लेकर xn तक डिवाइड बाय n। आपने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट सेमेस्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी वेरिएंस ऑफ ax, ऑब्वियसली a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो ये आपकी हो गई ये, ठीक है। अब आ जाइए, एक और प्रॉपर्टी की जरूरत है। आपने पढ़ा होगा वेरिएंस ऑफ ax प्लस by, क्या होती है प्रॉपर्टी, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab कोवेरिएंस x, y। तो यहाँ a b तो नहीं है आपकी, क्योंकि a कांस्टेंट है, मतलब रादर 1 है, और b भी 1 है आपकी। इंडिपेंडेंट होने पे कोवेरिएंस के सारे टर्म्स 0 हो जाते हैं, ये लिखा हुआ ना, इंडिपेंडेंट मतलब रैंडम सैंपल है तो इंडिपेंडेंट होगा ही होगा, और इंडिपेंडेंट होने पे कोवेरिएंस के सारे टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपके सिर्फ वेरिएंस वाले टर्म रहेंगे, कोवेरिएंस का कोई भी टर्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ वेरिएंस ऑफ x1 से स्टार्ट होगा, वेरिएंस ऑफ xn तक होगा। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला 2 के लिए मेंट है, आप उसको n तक एक्सटेंड कर सकते हो। और रही बात कोवेरिएंस क्यों हट गया, क्योंकि x1 से लेकर xn तक आपके इंडिपेंडेंट हैं ड्यू टू रैंडम सैम्पलिंग, तो कोवेरिएंस की कोई टर्म नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं कोवेरिएंस इज 0। वेरिएंस ऑफ x1 मैंने आपको जस्ट समझाया कि ये वही होगा जो पॉपुलेशन का होगा। इसको डिवाइड देंगे तो ये आपको सिग्मा n सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, अल्टीमेटली सिग्मा स्क्वायर बाय। मीन वेरिएंस आपकी आ गई।
अब आइए जरा मैं थोड़ा सा रैंडम सैम्पलिंग आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जरा, और आप समझ भी जाएंगे, जो थ्योरम है वो भी समझ जाएंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट का लीजिए। विदाउट रिप्लेसमेंट का मत लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली रैंडम सैंपल के डेफिनेशन को नहीं फिट बैठती, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली फिट बैठती। तो विथ रिप्लेसमेंट तो एग्जैक्टली फिट होती है। भाई आपको मैंने सैंपल्स निकाल के दिखाए, उन सैंपल्स को नेम दे दीजिए x1 x2 और यहाँ x बार। पहला सैंपल था 8 8, दूसरा था 8 10, तीसरा था 8 12, नेक्स्ट फोर्थ वन था 10 8, फिफ्थ वन था 10 10, सिक्स्थ वन 10 12, 12 8, सेवन्थ वन 12 10, 12 12। सबका मीन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 8, यहाँ आपकी आई थिंक 9, ये आपकी 11, आई थिंक ये 9, ये आपकी 10, ये 11, ये आपकी 10, ये अगेन 12 10 11 और लास्टली 12। मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि x1 का वही मीन होगा जो पॉपुलेशन का मीन होगा। तो आपको याद होगा पॉपुलेशन का मीन हमने सी पार्ट में 10 निकाला था। आप यहाँ एक्सपेक्टेशन x1 निकाल लीजिएगा, मतलब इन सब को ऐड करना है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स से डिवाइड करना है। पूरा ऐड करेंगे तो 90 आएगी। कितने सैंपल्स हैं? 9, डिवाइड दीजिएगा तो 10 आएगा। और मैंने आपसे क्या कहा था 10 आपके सी पार्ट के अंदर पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लियरली मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही कहा था आपसे कि x1 का वही मीन होगा जो पॉपुलेशन का मीन होगा, ऐसे x2 का वही मीन होगा जो पॉपुलेशन का मीन होगा। यहाँ भी 90 ही आएगी आपको, सम टोटल करके देख लीजिएगा। और प्रूफ के थ्रू अभी कराया ही मैंने आपको, प्रूफ के थ्रू क्या, एग्जाम्पल के थ्रू भी कराया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार आपकी म्यू आएगी ही आएगी, मतलब यहाँ भी सम टोटल करेंगे तो वही आएगी। मतलब x1 का मीन वही होगा, x2 का भी मीन वही होगा, x बार का मीन तो एक बार पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू कराया, प्रूफ के थ्रू भी करा दिया, तो ये तो होगा ही होगा। अब यहाँ वेरिएंस ऑफ x1 निकालेंगे तो ये यानी कि सिग्मा स्क्वायर होगा। सिग्मा स्क्वायर आई थिंक आपने निकाला था डी पार्ट में, ये आपको 8/3 मिलेगी। ये वेरिएंस ऑफ x2 निकालेंगे, अगेन सिग्मा स्क्वायर आएगी, दैट इज 8/3 आएगी। लेकिन यदि आप वेरिएंस ऑफ x बार निकालने जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा सिग्मा स्क्वायर बाय n आएगा। n का मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं है, सैंपल साइज है, मतलब आपको 2 से डिवाइड देना होगा, रादर 4/3 आएगी। तो मैंने आपको मीन बताया, वेरिएंस बताया, x बार का भी वेरिएंस बता दिया, आप निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगी आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत सीधी सी बात कि भाई रैंडम सैम्पलिंग का मतलब x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट। आपको मालूम है ये सैंपल्स इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि जो आप निकालते हो उसे रिप्लेस कर देते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब निकालने जाओगे तो पिछला आपने क्या निकाला था वो मैटर ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये आइडियल एग्जांपल है रैंडम सैम्पलिंग का विथ रिप्लेसमेंट फाइनाइट पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ 1-2 बातें और लिखवा देता हूँ, उसको लिख लीजिए। लिखिए सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट is an example of random sampling। दूसरा लिखिए पॉपुलेशन इज फाइनाइट, लिखिए पॉपुलेशन इज फाइनाइट
एंड सैम्पलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन पॉपुलेशन इज फाइनाइट एंड सैम्पलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उस केस में ये थर्ड रिमार्क आपकी, लेकिन सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज निकालिए, रादर n बाय n की वैल्यू चेक कीजिए 5% या 5% से लेसर हो, तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली रैंडम सैम्पलिंग के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन देन इट विल सेटिस्फाई, क्योंकि इस केस में पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो जाएगी, इस केस में पॉपुलेशन आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट होते ही लेकिन देन इट विल सेटिस्फाई अप्रॉक्सीमेटली द डेफिनेशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ये एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं करेगी, अप्रॉक्सीमेटली सेटिस्फाई करेगी। विथ रिप्लेसमेंट वाली हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, एक और लिख लीजिए, ये लास्ट पॉइंट है। लेकिन पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, यदि पॉपुलेशन ही इनफाइनाइट हो, यहाँ जो पॉपुलेशन हमने दोनों केसेस में लिए हैं वो फाइनाइट है, ठीक है, लेकिन आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन इन इनफाइनाइट हो, लेकिन पॉपुलेशन इन इनफाइनाइट, लेकिन देन इट विल आल्सो सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, क्लियर? तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन तो रैंडम सैम्पलिंग के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, विथ रिप्लेसमेंट वाला भी सेटिस्फाई कर जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में ध्यान रखिएगा कि सैम्पल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज कितने परसेंट से लेसर, 5% या 5% से लेसर हो तो भी रैंडम सैम्पलिंग का डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ अप्रॉक्सीमेटली। आज के लिए यहीं तक। मैंने आपको सारे टर्म्स क्लियर कर दिए, सारे टर्म्स की लिंकिंग समझा दी है। मैंने आपसे क्या कहा, कंसेप्चुअल स्टैट्स की स्टार्टिंग हो गई है आपकी। ठीक है, आपको सारे टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे तो ही आपसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर? यदि कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा।